एक बार एक राजा ने एक कवि के सजाए मौत दिला दी। ये कहावत में है। तो बाद में उसकी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि पिता को क्यों मारा राजा ने? तो माँ ने बताया कि उसकी लिखी एक कविता राजा को पसंद नहीं आई थी। तो बच्ची ने कहा कि उसे पसंद नहीं थी तो दूसरी कविता लिख देता, उसे मारा क्यों? अचानक से एक स्टॉल से हम बढ़ रहे थे, देखा युवा खूब सारे बच्चे, हर उम्र के लोग खड़े हैं, तालियां बज रही हैं। अरे सर एक बार सुनिए, एक बार सुनिए, सवाल पूछ रहे हैं, सवालों के जवाब आ रहे हैं। हमने अंदर घुस के देखा कि ऐसा क्या हो रहा है। तो देखा एक मंच था, मंच पे 3 लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो देखा फिर तो डॉक्टर जितेंद्र मीना, डॉक्टर लक्ष्मण यादव और संदीप द्विवेदी, ये 3 लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो हम फिर से कोशिश करते हैं। वैसे तो आप शायद तक पे बातचीत देख पाएंगे, हमने कोशिश की है। बाकी एक्सक्लूसिव बातचीत हम कर रहे हैं। तो पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी, आप साहित्य आज तक में भी आए थे, हमने बात की थी वहाँ पे। ये जो पहले तो बुक फेयर में है तो सिर्फ किताबों की बात करेंगे हम। ये जो अभी जो संवाद की संस्कृति है धीरे धीरे कम होती जा रही है, इस पर क्या समझ में आता है आपको? संवाद की संस्कृति कम होना वाकई खतरनाक है। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि क्या वाकई पूरे देश को ये महसूस हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसका मतलब देश सजग है। संवाद बहुत ज़रूरी है। मुझे बार-बार एक कविता याद आती है। एक बार एक राजा ने एक कवि के सजाए मौत दिला दी। ये कहावत में है। तो बाद में उसकी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि पिता को क्यों मारा राजा ने? तो माँ ने बताया कि उसकी लिखी एक कविता राजा को पसंद नहीं आई थी। तो बच्ची ने कहा कि उसे पसंद नहीं थी तो दूसरी कविता लिख देता, उसे मारा क्यों? मुझे लग रहा है संवाद का इससे बेहतर एग्ज़ाम्पल और कुछ नहीं है। जिस देश में इतना खूबसूरत संविधान हो, वो बार-बार कहता है असहमतियों की भी एक जगह है और उसकी सबसे शानदार एक एक मेले की शक्ल में, उत्सव की शक्ल में पुस्तक मेला है। यहाँ आप मेरी किताब से अगर सहमत नहीं है, मान लीजिए जाति जनगणना आपको पसंद नहीं आई, तो आप इसके जवाब में एक और किताब लिख दीजिए। पाठक का 2 किताब का फ़ायदा होगा, उसे 2 पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो सवाल-जवाब चलते रहना चाहिए, यही एक देश को बेहतर बनाएगा और कोई भी धारणा बनाने से पहले सूचना होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और जानकारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, किताबों से ही मिलेगी। किताबें पढ़ने के लिए आपको वर्ल्ड बुक फेयर आना पड़ेगा, खरीदेंगे तभी पढ़ेंगे। ये जाति मतगणना मतगणना का उद्देश्य मतलब क्या था? देखिए, जाति जनगणना एक ऐसा सवाल है कि जो अब तो ये हो रहा है कि देश में ऐलान हो गया है। मेरी किताब के आखिरी चैप्टर में एक सवाल है कि जिस जाति जनगणना को लेकर के जो हुकूमत कह रही थी कि ये तो गड़बड़ चीज़ है भाई, ये तो बाँट देगी लोगों को और बँटोगे तो फिर क्या होगे? और जो ये कह रही थी कि मेरी नज़र में केवल एक जाति होती है, गरीब-अमीर। जिसके नेता कह रहे थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारूँगा कस के लात। तो ये तुम्हें बाँटने की अंग्रेज़ों की साजिश है, मत बँटो। वो सरकार पहलगाम हमले के 8वें दिन 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ। 30 अप्रैल 2025 को घोषणा हुई कि सरकार जाति जनगणना कराएगी। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? एक बात। दूसरी बात ये कि जाति जनगणना का मकसद क्या है? गिनने का मकसद क्या है? आपको पता है इस किताब में शुरुआत में ये है कि पूरी दुनिया में जो भी हुकूमत, जो भी व्यवस्था, जो भी सत्ता जब बनी, तो उसको आंकड़े चाहिए होते थे कि वो शासन कैसे करेंगे, किस पर करेंगे, कौन लोग हमारे आस-पास हैं, वो कौन लोग हैं, कैसे-कैसे हैं। हजरत ईसा, हजरत मूसा, ईसा मसीह, एक चरवाहे का भेड़ों को गिनना, वहाँ से ये गिनना शुरू हुआ है और मौर्य काल में और वहाँ से लेकर अकबर के काल में हर दौर में गिनती हुई है। कोई बिना गिने पॉलिसी नहीं बना सकता। बिना गिने आप जानकारी नहीं कर सकते कि जैसे आपका शरीर है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पहले तो आप जा भी रहे हैं कि नहीं? अगर आप बीमार होके भी कह रहे हैं मैं बीमार नहीं हूँ, तो एक दिन क्या होगा आपका आप ही जानते हैं। दूसरी बात, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर पूछ रहा है कि आपको क्या हुआ है या डॉक्टर के पास वो मशीन नहीं है, तो आप माथा का दर्द होगा और पैर का इलाज होगा, तो बीमारी बढ़ेगी कि बढ़ेगी? इसलिए जनगणना एक एक्स-रे है। कोई भी समाज सबका तब बनेगा जब वो गिने, आंकड़े आएँ, वो पॉलिसी मेकिंग में जाएँ और पॉलिसी मेकिंग से सबका देश बने। तो मैंने अपनी किताब में यही कोशिश की है कि उसकी डिबेट को आम लोगों तक ले जाया जाए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बजाय कि जाति गिन देने से जाति बढ़ जाएगी। यही होता है ना धारणा, अरे भाई इसमें बात मत करो, बात करोगे तो जैसे डॉक्टर के पास आप गए, आप कहे थे कि डॉक्टर ने एक्सरे कर कह दिया कि आपका तो फेफड़ा खराब है और आप कहें डॉक्टर तुमने मेरा फेफड़ा खराब कर दिया। नहीं, उसने तो जांच करके बता दिया, अब इलाज करा लो। ये देश के लिए भी लागू होता है, इसलिए मेरी किताब पढ़नी चाहिए। ये हँसते-हँसते लक्ष्मण यादव जी जो बात कह देते हैं, कटाक्ष मार देते हैं, इसके लिए खूब सारी तालियों को हमेशा बटोर लेते हैं ये। संदीप जी, हमने पक्षियों का झुंड सुना था। हाँ, पेड़ों पे पक्षियों का झुंड है, उड़ रहा है पक्षियों का झुंड। पंक्षियों का सरदार मतलब? वो जो झुंड में सबसे आगे है।
एक पंछियों का सरदार मेरी एक कविता का पात्र है, जो कि कभी भी हार नहीं मानता, तूफानों से नहीं घबराता। वो ये जानता है कि तूफानों से जीत नहीं पाएगा, लेकिन उसका ये एटीट्यूड कि भाई जब तक सांस है, तब तक हम लड़ेंगे। और इसकी इस किताब में आपने देखा होगा नीचे कि तरस मत खाना हम पर, हम योद्धा हैं। मुझे कमजोर मत समझना, मैं आखिर तक हार नहीं मानूंगा। इसलिए इस किताब का नाम रखा मैंने पंछियों का सरदार, क्योंकि इसमें जितनी भी कविताएं हैं, सब आपके हारे मन को, हाँ, जो टूटा मन है या किसी भी तरीके से हम हिम्मत हारते हैं, अपने सपनों से पीछे हटते हैं, तो जो विचार हमें इस तरीके से पीछे धकेलते हैं, उनसे लड़ने की किताब है। तो मुझे ये लगा कि पंछियों का सरदार बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, ये मेरी पूरी किताब का सरदार भी बन सकता है, इसलिए मैंने इसे रखा पंछियों का सरदार। जी, किसी को सरदार किसी को सोच के रखा है या सिर्फ पंछियों का? बस पंछियों का सरदार। आप पंछियों का सरदार बन सकते हैं। मैं इसमें कहता हूँ कि वो एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, जो पंछियों का सरदार। अब वो कौन है? वो जब आप कविता पढ़ते हैं तब आता है। जितेंद्र मीना जी, ये आपका तीसरा संस्करण है किताब का, आपकी राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। आदिवासी हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम में कहीं पढ़ाई, जैसे पढ़ाई का हम आकलन कर लेते हैं, पहले तो शहरी और गांव ग्रामीण जो पढ़ाई उसमें अंतर है, पर आदिवासी क्षेत्रों में और गांव की पढ़ाई में भी बहुत सारा अंतर देखते हैं हम। क्या आपको समझ में आता है इस चीज़ से? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस जो शब्द आपने इस्तेमाल किया मेन स्ट्रीम, ये तय कौन कर रहा है? क्योंकि आदिवासी तो वो लोग हैं जिनसे इस देश की सभ्यता की शुरुआत होती है, तो मेन स्ट्रीम तो कायदे से वही लोग हैं। बाकी तो सब उसके सराउंडिंग्स हैं, वो उसके आसपास में है। अब शिक्षा का सवाल तो एक बहुत बाद का सवाल है, लेकिन एक और चीज है जिसको आपको समझे जाने की जरूरत है, वो ये है कि भाई पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो तमाम तरीके के संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे हवा हो, चाहे शुद्ध पानी हो, चाहे आपका नदी नाले हो, तमाम तरीके के मिनरल्स वो आदिवासी इलाकों में सुरक्षित हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो जो बाहर जो सत्ता में जो लोग बैठे थे, उनकी जो जिम्मेदारियां थी, जो सवाल आपने पूछ लिया शिक्षा का सवाल, वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो और उन तक स्कूल नहीं पहुंचे, और इसीलिए एक गैप आपको दोनों के बीच में दिखता है। लेकिन हम जो है सवाल उठा रहे हैं वो दूसरा सवाल है, वो ये है कि भाई इस देश को भले मानना कि शिक्षा नहीं मिल रही, लेकिन अगर इस देश को एक मुकम्मल देश बनाना है, मुकम्मल राष्ट्र बनाना है, और एक ऐसा राष्ट्र जो हमारे पुरखों के सपनों का राष्ट्र हो, जो संविधान सभा के भीतर देखा गया सपना हो, उसका जैसा अगर बनाना है, तो इस देश के तमाम पक्षों को हमें सामने लाए जाने की जरूरत है। और उसी कड़ी में राष्ट्र निर्माण में आदिवासी आदिवासी पुरखों को, जो इस देश को बनाने वाले लोग थे, जो इस देश की आजादी की नींव में है, इस देश की बुनियाद में है, उनका जो संघर्ष है, उनकी जो लड़ाइयां हैं इस देश को बनाने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए, उस संघर्ष को ये सामने लाती है। और उस संघर्ष को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस जो जो इमारत आज आप देख रहे हैं, उसकी नींव कितनी मजबूती से आदिवासियों ने रखी थी। जी। आप अच्छा काम कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, ऐसे बहुत सारे लेखक लिख रहे हैं, तब भी आप अभी भी आप कह रहे हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं एक कमी रह जा रही है, आवाज़ दब जा रही है। फिर क्यों? अगर हम तो लोग पढ़ रहे हैं, आप किताबें पढ़ रही हैं, तीसरा संस्करण आ रहा है आपकी किताब का, उसके बाद भी फिर क्यों? देखिए, एक चीज है ये, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आदिवासी कोई बहुत छोटा एक ऐसा टॉपिक नहीं जो एक किताब में समा जाए। इस देश का लगभग 9 से 10% हिस्सा है, इस देश की मूल में है, बुनियाद में है, इस देश की सभ्यता की शुरुआत वाले लोग हैं। अगर उनको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उन पर अभी बहुत काम किए जाने की जरूरत है, तभी जाकर के वो तमाम पक्ष आपके सामने आ पाएंगे जो इसको इतनी मजबूती दे रहे हैं। इतिहास सिर्फ एक पहलू है, इनकी भाषा, इनकी संस्कृति, इनका धर्म, जिस धर्म को लेकर के आज की तारीख में पूरी बहस चल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो कोई इसे हिंदू कह रहा है, कोई कोई मुसलमान कह रहा है, कोई ईसाई कह रहा है, कोई जैन और बौद्ध कह रहा है, लेकिन आदिवासियों के धर्म के मामले में एक बहुत सिंपल सी बात वो कहते हैं कि हम धर्म पूर्वी लोग हैं। हम वो लोग हैं जो इस धरती पर, इस देश में धर्म की शुरुआत से पहले से रहते आ रहे हैं, तो हमें किसी खांचे में ना बांधा जाए। इसीलिए ये किताब एक पहलू को उजागर कर रही है। वो दूसरा पहलू है भाषा के मामले में। हम लोग देखते हैं कि संविधान के भीतर लगभग 20-22 भाषाएं हैं, जिसमें 1 से 2 भाषाएं हैं। इस देश में 750 से ज्यादा आदिवासी कबीले हैं, उनकी हर एक की अलग अलग भाषाएं। उन भाषाओं के बारे में भी बात किए जाने की जरूरत है, उस संस्कृति के बारे में भी बात किए जाने की जो संस्कृति आज तक चली आ रही है। इस देश की बुनियाद में वो संस्कृति है, सूरज चांद तारे तमाम, तो ये सब तो आदिवासी संस्कृति का हिस्सा है। उन तमाम चीजों को, उन तमाम पहलुओं को सामने लाने की जरूरत है। इसीलिए इस तरीके की किताबों का लगातार आना बहुत जरूरी है, और तभी जाकर के हम सही मायने में एक कंप्लीट पिक्चर ला पाएंगे। जी।